हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस कहानी के पहले भाग को इतना प्यार दिया और इसे इतना पसंद किया। आपकी तारीफ और प्यार ने मुझे इस कहानी का दूसरा भाग आपके लिए लाने के लिए और भी ज़्यादा प्रेरित किया। मैं जानता हूं कि बहुत से दोस्तों ने मुझसे इस कहानी के अगले भाग के लिए जल्द लाने की गुजारिश की थी। हालांकि इसे तैयार करने में थोड़ा समय लग गया, जिसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूं। लेकिन आज मैं आपके लिए इस कहानी का दूसरा भाग लेकर आया हूं और यकीन मानिए यह भाग आपके दिल को छू लेगा और आपका भरपूर मनोरंजन होने वाला है। आपको इस कहानी में इस तरीके का रोमांस देखने को मिलेगा। आपने आज तक ऐसा रोमांस न देखा होगा, ना ही सुना होगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इस भाग को देखने से पहले भाग 1 जरूर देख लें, ताकि आपको इस कहानी की गहराई को पूरी तरह से महसूस कर सकें। अब बात करते हैं इस रोमांटिक कहानी के दूसरे भाग की। यह कहानी सिर्फ रोमांस की नहीं है, बल्कि इसमें इमोशंस का ऐसा समंदर छिपा है जो आपके दिल को छू जाएगा। हिमांशु और सोफिया की रोमांटिक कहानी वहीं से कंटिन्यू होगी जहां भाग 1 खत्म हुआ था। इस बार उनके बीच का प्यार और गहराई नए स्तर पे पहुंच जाती है। वो पल, वो लम्हे जहां दोनों ने अपने इमोशंस को खुलकर जिया, आपको ऐसा महसूस कराएंगे जैसे आप खुद इस कहानी का हिस्सा बन गए हो। सोफिया की मासूमियत और हिमांशु का जुनून, दोनों का मिलन इस कहानी को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। उनकी हर एक बात, हर एक एहसास आपको अपने प्यार की याद दिला देगा। वह छोटे छोटे लम्हे जो प्यार की मासूमियत को बयां करते हैं, और वह पल जो प्यार की गहराई को समझाते हैं, इस कहानी को बेहद खास बनाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें सिर्फ रोमांस ही नहीं बल्कि इमोशंस भी हैं जो आपके दिल को छू लेंगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस खूबसूरत रोमांटिक और इमोशनल कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में सुबह का माहौल खुशनुमा था, लेकिन हिमांशु के घर का माहौल थोड़ा अलग था। वह सऊदी अरब में अपनी नौकरी से कुछ दिनों की छुट्टी बिताकर वापस जा रहा था। आंगन में उसकी माँ ने लाड़ दुलार से उसे नाश्ता खिलाया। आलू के पराठे और घर का बना अचार, जो हिमांशु को सबसे ज़्यादा पसंद था। माँ बोली, बेटा यहाँ के खाने की याद तो ज़रूर आएगी। हिमांशु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, आपका अचार मेरा सबसे बड़ा सहारा है, इसे खाकर आपकी याद आएगी। पिता ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। बेटा, गांव के लोग कहते हैं कि तू बाहर जाकर हमारी इज्जत बढ़ा रहा है। ईमानदारी से काम करना और कोई ऐसा काम मत करना जिससे हमारे सिर झुकें। हिमांशु ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसके दिल में सऊदी अरब वापस जाने की उत्सुकता थी। उसकी वजह थी सोफिया और उसका प्यार। सोफिया जो शेख की पत्नी थी। जब वह गांव से निकल रहा था तो हिमांशु के दिल में एक अलग तरह की हलचल थी। वह सोफिया को याद कर रहा था। फ्लाइट की सीट पर बैठा हिमांशु बार बार सोफिया के ख्यालों में खो जाता है। पिछली मुलाकातें, उसकी हंसी और वह पल जब दोनों पहली बार एक दूसरे के करीब आए थे। 3 महीने का समय जैसे 3 साल की तरह लग रहा था। क्या वह मुझे देखकर खुश होगी? यह सवाल बार बार उसके मन में उठ रहा था। सऊदी अरब की ज़मीन पर उतरते ही उसने गहरी सांस ली। टैक्सी लेकर वह सीधे शेख के घर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजे की घंटी बजाई, दरवाज़ा सोफिया ने खोला। सोफिया ने दरवाजे पर खड़े हिमांशु को देखते ही एक पल के लिए उसकी सांस रुक सी गई थी। उसकी आंखों में खुशी की चमक एवं हल्की नमी थी। तुम आ गए हिमांशु, उसने खुशी से कहा।
और हिमांशु को गले लगा लिया। हिमांशु थोड़ी झिझक के साथ बोला, मैम मैं आपको मिस कर रहा था। सोफिया ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हारे बिना कितने मुश्किल दिन बिताए हैं। इसी बीच शेख साहब अंदर से आ गए। उन्होंने हिमांशु को देख कर कहा, अरे हिमांशु वापस आ गए, सब घर पर ठीक रहा ना? हिमांशु ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, जी सर सब ठीक था। शेख ने कहा, अच्छा सोफिया को बाजार जाना है, तुम उसे शॉपिंग मॉल ले जाओ, उसे कपड़े वगैरह लेने हैं, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। हिमांशु ने गाड़ी तैयार की और सोफिया मॉल जाने के लिए उसमें बैठ गई। रास्ते भर सोफिया के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। उसने हिमांशु की ओर देखते हुए कहा, हिमांशु तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बिना यह 3 महीने कितने मुश्किल थे। हर दिन तुम्हारी याद आती थी। हिमांशु ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, मैम मैंने भी आपको बहुत याद किया, लेकिन घर पर जाना भी जरूरी था। सोफिया ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा, अब तुम वापस आ गए हो, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। मॉल में पहुंचने के बाद सोफिया ने हिमांशु के साथ कपड़ों की खरीदारी शुरू की। उसने अपने लिए कई खूबसूरत ड्रेस चुनी और फिर हिमांशु की तरफ मुड़कर कहा, तुम भी अपने लिए कुछ कपड़े ले लो। नहीं मैम मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपना खरीद लीजिए, हिमांशु ने विनम्रता से कहा। सोफिया ने हंसते हुए कहा, तुम मेरी बात नहीं मानोगे क्या? तुम मेरे लिए खास हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ खास करना चाहती हूँ, इसे मेरा तोहफा समझो। हिमांशु ने आखिरकार उसे मना नहीं किया और सोफिया ने उसके लिए एक स्टाइलिश शर्ट और पैंट खरीदी। शॉपिंग के बाद सोफिया ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, हिमांशु चलो कहीं कॉफ़ी पीते हैं, मेरा मन कर रहा है। हिमांशु ने गाड़ी कॉफ़ी शॉप की ओर मोड़ी। वहाँ उन्होंने एक कोने की टेबल चुनी जहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे। सोफिया ने हिमांशु की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं इन 3 महीनों मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। रातों में तुम्हारी यादें मुझे सोने नहीं देती थी। हिमांशु ने धीरे से कहा, मैं भी आपको बहुत याद करता था मैम, लेकिन अपने डर से कुछ कह नहीं पाया। सोफिया ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। डर को भूल जाओ, हम जो महसूस करते हैं वह गलत नहीं है, यह हमारा सच है। उनकी बातचीत धीरे धीरे गहरी और अंतरंग होती जा गई। सोफिया की आवाज़ में एक नरमी और गर्मजोशी थी जो हिमांशु को सहज महसूस करा रही थी। हिमांशु ने उसने धीरे से कहा, आज तुम मेरे साथ हो और मैं चाहती हूँ कि यह पल हमेशा के लिए थम जाए। दोस्तों कॉफ़ी शॉप में थोड़ा टाइम गुजारने के बाद वह घर आ जाते हैं और धीरे धीरे रात हो जाती है। रात गहरी और सन्नाटे से भरी हुई थी। शेख साहब शहर से बाहर गए हुए थे और पूरे घर में सिर्फ सोफिया और हिमांशु ही थे। दिन भर की ड्यूटी के बाद हिमांशु अपने कमरे में आराम कर रहा था, लेकिन उसकी सोच लगातार सोफिया के चारों ओर घूम रही थी। दूसरी तरफ सोफिया अपने कमरे में थी, लेकिन उसकी बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। वह बार बार आईने में खुद को देखती और अपनी मुस्कान पाने की कोशिश करती। आखिरकार उसने खुद को समझाया, यह रात खास है। आज की रात अपने 3 महीने की गर्मी सब निकाल दूंगी। रात के करीब 11 बजे सोफिया चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकली। उसने धीरे से मुख्य दरवाजे को लॉक कर दिया ताकि कोई उन्हें डिस्टर्ब न करे। वह हिमांशु के कमरे की तरफ बढ़ी। उसके कदम धीमे थे, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हिमांशु अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद से कोसों दूर था। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। कौन है? उसने पूछा। दरवाज़ा खुला और सोफिया अंदर आई। उसने एक सफ़ेद रेशमी नाइटी पहना हुआ था जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मैम आप इस वक्त? हिमांशु ने थोड़ी हैरानी से पूछा। हाँ मैं, सोफिया ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। मेरा मन नहीं लग रहा है, क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? हिमांशु बोला। मैम बिल्कुल बैठ सकते हो। सोफिया बेड के किनारे बैठ गई। वह हिमांशु की आंखों में देखते हुए बोली, हिमांशु मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुमने मुझे वह खुशी दी जो मुझे कभी नहीं मिली।
मैं जानती हूँ कि हमारा रिश्ता आसान नहीं है, लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हिमांशु ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, मैं भी आपको बहुत चाहता हूँ, लेकिन हर बार यही ख्याल आ जाता है कि अगर यह बात शेख साहब को पता चली तो क्या होगा। सोफिया ने उसका हाथ थामते हुए कहा, डरो मत, इस वक्त बस इस पल को जियो, इस रात को हमारी रात बनाओ। सोफिया ने अपना सिर हिमांशु के कंधे पर टिका दिया। उसने धीरे से कहा, जब तुम मेरे पास होते हो तो मुझे हर डर से आज़ादी महसूस होती है। हिमांशु ने उसके गालों को हल्के से छुआ और कहा, आप मेरे लिए सब कुछ हैं, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हो। सोफिया ने मुस्कुराते हुए कहा, परेशानियां तो होंगी, लेकिन यह प्यार सब कुछ सहने की ताकत देगा। उन्होंने चुपचाप एक दूसरे के करीब आना शुरू किया। उनके बीच की दूरी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। चाँद की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और दोनों के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। सोफिया ने हिमांशु के सीने पर अपना सिर रखा और कहा, तुम्हें पता है जब तुम घर गए थे तो हर रात मैं तुम्हें याद करके सोती थी, लेकिन अब तुम्हें अपने पास पाकर मैं खुद को सबसे खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ। हिमांशु ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मैंने भी आपको बहुत याद किया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि यह रात कभी खत्म न हो। उनकी बातें धीरे धीरे और गहरी होती गईं। सोफिया ने हिमांशु को अपनी बाहों में भर लिया। उनकी आंखें एक दूसरे से कुछ कह रही थी जो शब्दों से परे था। उस रात उन्होंने अपनी सारी झिझक और डर को पीछे छोड़ दिया और उनके बीच की भावनाएं अब किसी सीमा में नहीं बंधी थी। दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह से अपना लिया। वह रात प्यार, आत्मीयता और विश्वास की थी और फिर दोनों में संबंध बन जाता है। संबंध इतनी जोर से बना रहे थे कि पूरे कमरे में सोफिया की चीखें गूंज रही थी। हिमांशु ने सोफिया की हालत खराब कर दी थी। सोफिया ने हिमांशु से कहा, आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल जी लिया हो। हिमांशु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सिर्फ शुरुआत है, मैं आपको हर दिन खुश रखने की कोशिश करूंगा। एक शाम सोफिया अपने कमरे में बैठकर चाय पी रही थी। तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन उसके मायके से चाची का था। हेलो सोफिया, कैसी हो? चाची ने पूछा। मैं ठीक हूँ, आप बताइए सब कैसे हैं? सब बढ़िया हैं। एक खुशखबरी है, हमारी छोटी बेटी की शादी है और हम चाहते हैं कि तुम और शेख साहब शादी में ज़रूर शामिल हो। सोफिया ने कहा, ठीक है, हम आने की पूरी कोशिश करेंगे। सोफिया ने यह बात शेख साहब को बताई जब वे रात को घर लौटे। शेख ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, सोफिया, तुम्हें पता है कि मैं बिजनेस की वजह से बहुत व्यस्त हूँ, मेरा जाना मुश्किल है। सोफिया ने थोड़ी उदासी से कहा, तो क्या मैं अकेले जाऊँ? शेख ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम अकेली नहीं जाओगी, हिमांशु तुम्हें गाड़ी में ले जाएगा, वह तुम्हारे साथ वहाँ रहेगा और तुम्हारी हर ज़रूरत का ध्यान रखेगा। यह सुनते ही सोफिया के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, ठीक है, यह भी अच्छा है। अगले दिन सुबह सोफिया ने हिमांशु को बताया कि उन्हें शादी के लिए उसके रिलेटिव के यहाँ जाना है। मैम, क्या सच में आप जा रही हैं? और मैं भी? हिमांशु ने थोड़ा हैरानी से पूछा। हाँ, और यह सफ़र हमारे लिए बहुत खास होने वाला है, सोफिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों ने अगले कुछ दिनों में शादी के लिए तैयारी शुरू कर दी। सोफिया ने अपने लिए खूबसूरत कपड़े और गहने चुने, जबकि उसने हिमांशु के लिए भी कुछ अच्छे कपड़े खरीदने की जिद की। हिमांशु ने यह कहते हुए मना किया कि उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सोफिया ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मेरी पसंद का तोहफा मानकर यह पहनना होगा। शादी के दिन सोफिया ने एक सुंदर स्टाइलिश ड्रेस पहनी। वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। हिमांशु ने उसे पहली बार इस रूप में देखा था और उसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गया। मैम, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं, हिमांशु ने ईमानदारी से कहा। सोफिया ने शरारत भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, और तुम भी काफ़ी हैंडसम लग रहे हो। शादी में दोनों ने खूब आनंद लिया। सोफिया ने हिमांशु को बार बार अपने पास बुलाया और उससे बातें करती रही।
मेहमानों को लगने लगा कि यह दोनों सिर्फ मालिक और ड्राइवर नहीं बल्कि कुछ और भी हैं। शादी के बाद जब लौटने का समय आया, हिमांशु को देख के सोफिया का मूड बनने लगा था। तो सोफिया ने कहा, हिमांशु चलो आज कुछ अलग करते हैं। मेरी इच्छा है कि हम रास्ते में किसी अच्छे होटल में रुकते हैं और वहीं रात बिताएंगे। हिमांशु थोड़ा असमंजस में था, लेकिन सोफिया की जिद के आगे उसने हामी भर दी। रास्ते में उन्होंने एक शानदार होटल चुना। सोफिया ने एक स्वीट रूम बुक कराया और उन्होंने तय किया कि वे कुछ समय आराम करेंगे। हिमांशु, यह रात हमारी है, सोफिया ने मुस्कुराते हुए कहा। होटल के कमरे में एक अलग ही माहौल था। कमरे में हल्की रोशनी थी और खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। सोफिया ने एक खूबसूरत गाउन पहना और बाल खुले छोड़ दिए। वह हिमांशु के पास आई और बोली, तुम्हें पता है यह सफ़र मेरे लिए कितना खास है? हिमांशु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरे लिए भी मैम, लेकिन मुझे डर लगता है कि कोई हमें देख न ले। सोफिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, डर को पीछे छोड़ दो, बस इस पल को जियो। उन्होंने कमरे में एक साथ डिनर किया। सोफिया ने हिमांशु को वाइन का गिलास थमाते हुए कहा, आज मैं तुम्हें पूरी तरह से खुला देखना चाहती हूँ, तुम्हारे हर डर हर झिझक से परे। हिमांशु ने थोड़ी झिझक के बाद वाइन का पहला घूंट लिया। सोफिया ने धीरे से हिमांशु का हाथ पकड़ा और उसे डांस फ्लोर की ओर खींच लिया। वहाँ धीमे संगीत पर दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस किया। तुम्हें पता है, जब तुम मुझे ऐसे देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे दुनिया थम गई हो, सोफिया ने कहा। हिमांशु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और जब आप मेरे पास होती हैं तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। डांस खत्म होने के बाद सोफिया ने हिमांशु के गाल पर हल्की सी किस की और धीरे से कहा, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, लेकिन तुम मेरी जिंदगी को नई रोशनी दी है। उस रात उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने प्यार को पूरी तरह से महसूस किया। सारी झिझक और डर को पीछे छोड़कर वे एक दूसरे में खो गए। चांदनी रात ने उनके प्यार को और गहरा बना दिया। दोनों में फिर संबंध बनता है, फिर वही चीखना चिल्लाना शुरू हो जाता है और आधे घंटे बाद प्रोग्राम समाप्त हो जाता है। सोफिया ने हिमांशु से कहा, यह रात मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगी। तुमने मुझे वह खुशी दी है जो मैंने कभी नहीं सोची थी, हिमांशु ने कहा, और आपने मुझे वह प्यार दिया जिसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन की सुबह होती है और यह दोनों घर आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद सोफिया हिमांशु से बोलती है कि आज कॉफ़ी पीने का मन है, चलो आज बाहर किसी अच्छे से कॉफ़ी शॉप पर चलते हैं। सोफिया और हिमांशु एक कॉफ़ी शॉप में पहुंच जाते हैं। यह उनकी पसंदीदा जगह बन चुकी थी, जहां वे सुकून से बैठकर बातें करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। दोनों एक दूसरे की बातों में खोए हुए थे। सोफिया ने कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए कहा, हिमांशु, जब तुम मेरे करीब होते हो तो लगता है जैसे सारी दुनिया थम गई हो। हिमांशु ने मुस्कुराते हुए कहा, और जब आप मुस्कुराती हैं तो मेरा दिल बस यहीं रुक जाना चाहता है। उनकी बातचीत रोमांटिक मोड पर थी। तभी कॉफ़ी शॉप में एक भारतीय लड़के ने कैश काउंटर से उनकी ओर देखा। उसने हिमांशु की ओर इशारा करते हुए कहा, सुनिए, क्या आप इंडिया से हैं? हिमांशु ने थोड़ा चौंकते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं इंडिया से हूँ। आप कैसे जानते हैं? आपकी भाषा सुनकर लगा। मेरा नाम आलोक है, मैं भी इंडिया से हूँ, उसने जवाब दिया। आलोक ने उनकी बातचीत को थोड़ी देर गौर से सुना और फिर हिमांशु को कॉफ़ी के बिल के दौरान एक तरफ बुलाया। भाई साहब, माफ़ करना अगर मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? आलोक ने गंभीर स्वर में कहा। हिमांशु ने आश्चर्य से पूछा, हाँ बताइए। यह जो आप और यह महिला, मतलब आप समझ रहे हैं ना, सऊदी अरब में औरत के साथ इस तरह का रिश्ता बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर किसी ने आपको देख लिया या उनके घर वालों को पता चल गया तो आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। यहाँ के कानून बहुत सख्त हैं। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप भी मेरे देश से हैं। हिमांशु ने आलोक की बात को सुनकर थोड़ा नर्वस महसूस किया
उसने आलोक को यह कहकर टाल दिया कि वह गलत समझ रहा है, लेकिन उसके मन में चिंता के बीज बो दिए गए थे। जब वह वापस सोफिया के पास लौटा तो उसका चेहरा थोड़ी घबराहट से भरा हुआ था। क्या हुआ हिमांशु, सब ठीक है ना? सोफिया ने पूछा। कुछ नहीं, बस यूं ही। हिमांशु ने हंसने की कोशिश की, लेकिन रास्ते भर वह सोचता रहा कि अगर किसी ने उन्हें देख लिया तो क्या होगा। सऊदी अरब में ऐसे मामलों में सख्त सज़ा दी जाती है। वह सोफिया से प्यार करता था, लेकिन वह अपने परिवार को भी नहीं भूल सकता था जो भारत में उसके ऊपर निर्भर था। घर पहुंचने के बाद सोफिया ने हिमांशु से पूछा, तुम कुछ छुपा रहे हो ना? तुम्हारा चेहरा सब बता रहा है। हिमांशु ने थोड़ी झिझक के बाद सोफिया को बात बता दी। सोफिया वह कह रहा था कि अगर किसी ने हमें देख लिया तो यह हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। मुझे डर लग रहा है। सोफिया ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हिमांशु, मैं जानती हूँ कि यह आसान नहीं है, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर कोई परेशानी आई तो मैं संभाल लूँगी, और वैसे भी शेख को हम पर शक भी नहीं है। लेकिन अगर किसी ने उन्हें बता दिया तो? हिमांशु ने चिंता व्यक्त की। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? सोफिया ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। हाँ, हिमांशु ने जवाब दिया। तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें किसी भी परेशानी में नहीं आने दूंगी। सोफिया ने उसकी चिंता दूर करने की कोशिश की। एक दिन दोपहर का समय था। शेख साहब अपने ऑफिस के काम से बाहर गए हुए थे और घर में सिर्फ हिमांशु और सोफिया थे। हिमांशु अपने कमरे में आराम कर रहा था। उसने अपने मोबाइल पर एक इंग्लिश मूवी लगाई हुई थी। मूवी में अचानक एक सीन आया जो उसके दिल और दिमाग में अजीब सी हलचल पैदा कर गया। वह बेचैन हो गया। उसका मूड बन गया था। उसकी बेचैनी उसे सोफिया के कमरे तक खींच लाई। उसने सोचा कि शायद सोफिया से बात करके वह थोड़ा बेहतर महसूस करेगा, लेकिन जब उसने कमरे में झांका तो वहाँ कोई नहीं था। अरे मैम तो यहाँ नहीं है, उसने खुद से कहा। तभी उसे बाथरूम से पानी की आवाज़ सुनाई दी। वह थोड़ा ठहर कर सुनने लगा। मैम, क्या आप बाथरूम में हैं? उसने झिझकते हुए पूछा। अंदर से सोफिया की आवाज़ आई। हाँ हिमांशु, मैं नहा रही हूँ। क्या हुआ, बोलो। हिमांशु थोड़ा घबराया और बोला, नहीं कुछ नहीं, आप आराम से नहाइए, मैं बाद में आता हूँ। लेकिन सोफिया ने उसकी झिझक और आवाज़ की हलचल को तुरंत भांप लिया। वह मुस्कुराई और थोड़े शरारती अंदाज में बोली, हिमांशु सुनो, तुम यहीं हो ना? तो क्यों ना आज कुछ नया ट्राई करें। हिमांशु की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। क्या क्या मतलब मैम? उसने हकलाते हुए पूछा। सोफिया जोर से हंस पड़ी और बोली, बाथरूम में आ जाओ, आज तुम्हें मेरे साथ नहाने का मौका देती हूँ मैं। ऐसा अनुभव शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा तुम्हारे साथ। हिमांशु का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह नहीं समझ पा रहा था कि क्या करे। उसकी आत्मा उसे रोक रही थी, लेकिन उसका दिल और दिमाग उसे सोफिया की तरफ खींच रहे थे। मैम, आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर किसी ने देख लिया तो मेरा तो काम ही तमाम हो जाएगा, उसने थोड़ा घबराते हुए कहा। लेकिन सोफिया ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। हिमांशु, अब तुमने मेरा मूड भी बना दिया है। चलो इतना मत सोचो, अब बस अंदर आ जाओ। हिमांशु ने खुद को संभालने की कोशिश की कि मैम मुझे माफ़ करें, लेकिन मैं दिन में ऐसा नहीं कर सकता। यह कहकर वह तुरंत वहाँ से चला गया। लेकिन जब वह अपने कमरे में लौटा तो उसके मन में सोफिया की शरारती हंसी और उसकी बातें गूंज रही थी। अगली रात का समय था। हिमांशु अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। बाहर हल्की हवा चल रही थी, लेकिन उसके दिल और दिमाग में एक तूफान उठ रहा था। आलोक की कही हुई बातें बार बार उसके दिमाग में घूम रही थीं। यहाँ औरत के मामले में कानून बड़ा सख्त है। अगर कोई तुम्हें पकड़ ले तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। हिमांशु ने सोफिया के साथ बिताए हर लम्हे को याद किया। हर पल वह बात जो उनके प्यार को और गहरा बनाती गई थी। लेकिन अब उसके दिल में एक अजीब सा डर घर कर गया था। वह खुद से बड़बड़ाने लगा, अगर कभी हमारी बात बाहर निकल गई तो क्या होगा?
मेरे परिवार का, मेरे माँ बाप का। मेरा बड़ा भाई तो अपनी पत्नी के साथ अलग रहता है। माँ बाप का इकलौता सहारा तो सिर्फ मैं ही हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? उनकी देखभाल कौन करेगा? वे तो जीते जी मर जाएंगे। यह सोचते सोचते उसने एक बड़ा फैसला कर लिया। उसने तय किया कि वह सऊदी अरब छोड़कर अपने गांव लौट जाएगा। यह रिश्ता उसके लिए जितना खूबसूरत था उतना ही खतरनाक भी। तभी वह सोफिया के पास गया। सोफिया अपने कमरे में बैठी कुछ किताब पढ़ रही थी। हिमांशु ने धीरे से कहा, मैम, मुझे आपसे बात करनी है। सोफिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है हिमांशु? आओ बैठो। हिमांशु ने गहरी सांस ली और अपनी बात शुरू की। सोफिया, मुझे लगता है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। मैं यहाँ और नहीं रह सकता। मैं अपने गांव लौटना चाहता हूँ। सोफिया ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम यह क्या कह रहे हो हिमांशु? अचानक ऐसा फैसला क्यों कर रहे हो? हिमांशु ने उसे आलोक की बातें बताई और अपने डर को जाहिर किया। सोफिया, यहाँ का कानून बहुत सख्त है। अगर किसी को हमारे बारे में पता चल गया तो हम दोनों की ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, मेरा परिवार, वे मेरे बिना बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। मुझे वापस जाना होगा। सोफिया ने कहा, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। हम भारत में शादी कर लेंगे। वहाँ हमें किसी से कोई परेशानी या डर नहीं होगा। हिमांशु ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, सोफिया, मेरा परिवार भले तुम्हें स्वीकार कर ले, लेकिन हमारा समाज तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। मुझे माफ़ कर दो, मैं अकेले ही जाऊंगा। सोफिया ने उसकी बात को समझने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। हिमांशु, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? क्या तुम्हारे बिना जीने का सोच भी सकती हूँ? हिमांशु ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सोफिया, मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। जब भी हमारा मिलने का मन करेगा मैं आ जाऊंगा। और फ़ोन तो है ही, हम हमेशा जुड़े रहेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ रहा तो हम दोनों की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। सोफिया आखिरकार मान गई, लेकिन उसने एक शर्त रखी। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो आज की रात हमारी आखिरी यादगार रात होगी। पता नहीं फिर कब हमें ऐसा मौका मिलेगा। उस रात दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने प्यार को पूरी तरह से महसूस किया। कमरे में रोमांटिक माहौल बन गया था। धीमी रोशनी और हल्की खुशबू ने उस पल को और ख़ास बना दिया। सोफिया ने हिमांशु के पास आकर कहा, हिमांशु, आज मैं तुम्हें कभी न भूलने वाली यादें दूंगी। हिमांशु ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर उनके बीच एक ऐसा रिश्ता बना जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। फिर से संबंध बनता है, लेकिन इस बार सोफिया हिमांशु से बोलती है, मैं करूँगी, तुम बस फील करो। वह खुद ही सब कुछ कर रही थी और दोनों अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। उस रात वे सुबह तक एक दूसरे के करीब रहे, हर पल को जैसे जी भर कर महसूस करते रहे। अगले दिन सुबह हो चुकी थी। हिमांशु की फ्लाइट 11 बजे थी। वह तैयार होकर अपना सामान पैक कर चुका था। सोफिया ने कुछ पैसे उसे कैश के रूप में दिए। या रखो, तुम्हारे काम आएंगे। हिमांशु ने मना करते हुए कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी फ्लाइट में इतना कैश लेकर जाऊंगा तो परेशानी हो सकती है। सोफिया ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। उसने तुरंत हिमांशु के अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बेझिझक बता देना। हिमांशु ने शेख साहब के बारे में पूछा। सोफिया ने कहा, वह जब अब बिजनेस ट्रिप से घर लौटेंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी कि अब तुम ड्यूटी नहीं कर सकोगे, और जो सही लगेगा वह बता दूंगी। हिमांशु ने सोफिया को आखिरी बार गले लगाया और कहा, सोफिया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। जब भी मौका मिलेगा मैं मिलने आऊँगा। अपना ख्याल रखना। सोफिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम भी अपना ख्याल रखना हिमांशु, और याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम जहाँ भी रहो। हिमांशु ने अपनी फ्लाइट पकड़ी और सऊदी अरब से भारत लौट आया। उसने एक नया सफ़र शुरू किया,
लेकिन सोफिया के साथ बिताए लम्हे हमेशा उसकी यादों में जिंदा रहे। हिमांशु जब अपने गांव वापस आया तो उसने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। उसने अपने परिवार के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए गांव में एक शानदार कपड़ों का शोरूम खोला। शोरूम का नाम उसने सोफिया कलेक्शन रखा, जिसे उसने अपनी ज़िंदगी के सबसे खास इंसान के नाम पर रखा था। शोरूम बड़ा और आकर्षक था। गांव और आसपास के इलाके में ऐसा शोरूम किसी ने नहीं देखा था। ग्राहकों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। काम बढ़ने पर हिमांशु ने शोरूम पर 2 नौकर भी रख लिए, जो ग्राहकों की देखभाल और कपड़ों की बिक्री में मदद करते थे। हिमांशु खुद भी शोरूम पर बैठता था और कभी कभी उसके पिता भी वहां आकर उसकी मदद करते थे। भले ही हिमांशु और सोफिया अब एक दूसरे से दूर थे, लेकिन उनका प्यार और जुड़ाव इतना गहरा था। फ़ोन ने उनके रिश्ते को मजबूती से जोड़े रखा। जब भी हिमांशु को मौका मिलता वह सोफिया को फ़ोन करता। दोनों खूब सारी बातें करते, अपने अपने दिन की कहानियां साझा करते और एक दूसरे का हाल चाल पूछते। उनकी बातचीत में प्यार और गहराई थी। सोफिया जब भी फ़ोन पर हिमांशु की आवाज़ सुनती उसका दिन बन जाता था। वह उसे समझाती कि वह खुश रहे और अपने परिवार का ख्याल रखे। वहीं हिमांशु भी सोफिया को कहता कि वह भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहे और अपने सपनों को पूरा करे। कभी कभी जब रात को दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए तड़प बढ़ जाती तो वे वीडियो कॉल पर एक दूसरे से बात करते थे। उनकी बातचीत सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहती थी। वे एक दूसरे को देख पाते, मुस्कुराते और अपनी भावनाओं को साझा करते। वीडियो कॉल पर वे कभी कभी अपनी भावनाओं को इतनी गहराई से साझा करते कि उनके बीच की दूरियां मिट जाती थीं। दोनों वीडियो कॉल पर ही एक दूसरे की गर्मी को शांत करते थे। ऐसे लम्हों में उनका प्यार और बढ़ जाता था। इस तरह हिमांशु और सोफिया की प्रेम कहानी एक खूबसूरत मोड़ पर आकर समाप्त होती है। भले ही वे एक दूसरे से दूर थे, लेकिन उनका प्यार अमर था। उनका रिश्ता दिखाता है कि सच्चा प्यार किसी दूरी का मोहताज नहीं होता। हिमांशु अपनी ज़िंदगी में खुश था और सोफिया भी अपनी यादों और फ़ोन कॉल्स के सहारे अपनी ज़िंदगी जी रही थी। इस प्रेम कहानी ने सिखाया कि प्यार में त्याग, समझदारी और एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखना सबसे ज़रूरी होता है। उनकी प्रेम कहानी भले ही सऊदी अरब के महल से शुरू होकर एक छोटे से गांव के शोरूम तक सिमट गई, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार हमेशा जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, अब यह कहानी समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी मज़ेदार कहानियाँ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो जिन साथियों ने कहानी को पूरा देखा और सुना है उनको दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो आपसे जल्दी मिलूँगा एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।